तो अगर आप भी अपने वेस्ट पे साइड फैट से परेशान हैं या अपने बेली फैट को या चेस्ट फैट को कम करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। आपको कैसे डाइट करनी है, कैसे एक्सरसाइजेस करनी है, उन एक्सरसाइजेस से क्या उन एरिया का फैट रिड्यूस होने में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और तो मैं आपको एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बताऊं जो आपको हेल्प करेगा आपके ऐसे एरिया से फैट को कम करने में। और वीडियो पूरी साइंस से सपोर्टेड होगी, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बताऊंगा, बट इसको मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। अब अगर आपको कहीं से भी किसी भी एरिया से फैट कम करना है, तो सबसे जरूरी है आपको डाइट कम करनी पड़ेगी, यानी कि आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा। ये आपने पहले भी सुना होगा। अब जो मेरे को मोस्टली गलती देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे मेरा खुद का जिम है, तो मुझसे लोग आके बहुत पूछते हैं कि सर हम तो डाइट काफी कम खा रहे हैं पर हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो उन्हें कम लगता है, वो कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरे लोगों से। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर दो लोगों ने साथ में कोई फैट लॉस फेज स्टार्ट करा, तो ये जरूरी नहीं है कि जितना खाना खाते हुए वो अपना फैट रिड्यूस कर रहा है, तो दूसरा बंदा भी सेम खाना खाते हुए अपना फैट रिड्यूस कर पाएगा। हालांकि चाहे उनका जो स्टार्टिंग वेट है सिमिलर हो, यानी कि अगर दोनों लोग 90 किलो के हैं और सेम लेवल की डाइट खाते हैं, तो उनमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक बंदा हो सकता है सर्टेन डाइट पे फैट लूज करने लगे और एक बंदा ना करे। अब ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है और बहुत सारे अलग फैक्टर पे, क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग बॉडी बना के दी है। तो ये सबसे बड़ी मेन गलती है। जब हम डाइट शुरू करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम किसी और को देखते हैं कि वो इतना खा रहा है और उसको रिजल्ट आ रहा है और हमें नहीं आ रहा, या हम दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सबसे पहले खुद पे ध्यान रखना है। अब जो दूसरी चीज है कि डाइट वगैरह ठीक चल रही है या उनका वेट बढ़ रहा है या वेट घट नहीं पा रहा है, तो उसमें मेन इशू होता है कि वो लोग कुछ ना कुछ प्रोसेस टाइप की चीजें अपनी डाइट में खाते रहते हैं। जैसे कि बिस्किट खाना, नमकीन खाना, कुछ और स्नैक्स खा लेना, या ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खा लेना, जो रोस्टेड फॉर्म वगैरह में ऐसे मिलते हैं। तो ऐसी चीजों में फूड की वॉल्यूम तो कम होती है, बट इसमें जो कैलोरी की डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कुछ खाया है, और आपको अगर फूड की ज्यादा नॉलेज नहीं है कि किसमें कितनी कैलोरीज हो सकती हैं, तो आप उसको खाते रहेंगे और थोड़ा सा खाने के बाद आपको कैलोरीज अच्छी खासी मिलेगी, बट आपको लगेगा आपने कुछ नहीं खाया है। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसे करके हमारी बॉडी पे फैट बढ़ जाता है और या फिर हम उसे कम नहीं कर पाते। आप सभी ने बचपन में गुल्लक देखी होगी, या आपके घर पे अभी भी हो सकता हो। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें थोड़े थोड़े पैसे, जो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए करके डालते रहते हैं। और जब हम काफी समय बाद जब उसको हम तोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें काफी ज्यादा पैसे इकट्ठे हो गए, जिससे कि हम कोई अच्छी चीज भी परचेज कर सकते हैं, यानी कि वो पैसा अच्छी खासी क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाता है। तो सेम तरीके से हम अपनी बॉडी में ऐसे ही करके कैलोरीज डालते रहते हैं डाइट के थ्रू। अगर किसी की शादी में गए तो थोड़ा सा खा लिया, बर्थडे पे खा लिया, कभी दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर खा लिया, कभी घर पे कुछ अच्छा बन गया तो खा लिया। अब ये सारी चीजें एक्यूमुलेट हो रही हैं। तो अगर आप नॉर्मल डाइट खाते हैं और उसके साथ ऐसे खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में फैट चढ़ता जा रहा है। या फिर अगर आप एक डाइटिंग फेज में हैं और आप ये छोटी छोटी चीजें, गलतियां कभी कभार कर देते हैं, तो भी ये आपकी डाइट को एवरेज करता जा रहा है, तो भी आप रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। तो इससे आपको समझ आएगा, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, बट वो लंबे समय में चल के उनका रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपको प्रोग्रेस नहीं करने देती, या अगर आपने जो प्रोग्रेस करी है उसको मेंटेन नहीं करने देती। कि अगर आपको फैट लॉस करना है, तो आप एक्सरसाइज भले ना करें, पर आपको अगर डाइट तो करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप डाइट अच्छे से नहीं करते तो आप कोई भी किसी तरीके का फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। चाहे आप ट्रेडमिल पे चढ़ के ही कुछ भी खाना शुरू कर दें, आप कभी भी उसको बराबर नहीं कर सकते एक्सरसाइज से। तो आपको सबसे पहले अपनी डाइट में से सारा प्रोसेस फूड निकाल देना है। ये आपका पहला स्टेप होगा आपके फैट लॉस के लिए। अब जो दूसरा स्टेप है, कि आपको अपने फूड की क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि पूरे दिन में आप कितना फूड कंज्यूम कर रहे हैं या कितनी डाइट आप खा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर आप सुबह नाश्ते में पोहा खाते हैं या चाय पीते हैं, 2 ब्रेड खाते हैं, या फिर आप रोटी खाते हैं 4 दोपहर में, और दही खाते हैं और दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो उनके जो बर्तन है, उनकी जो क्वांटिटी है, वो रोज की लगभग सेम होनी चाहिए। ये नहीं आप किसी दिन स्वाद बनाए तो कोई ज्यादा खा लिया, किसी दिन कम खा लिया। तो इसी तरीके से आपको अपने रात का खाना, दिन का खाना, या जो भी आप नाश्ते में खाते हैं, वो सारी मील आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी में पता होनी चाहिए कि मैं ये खा रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो आप उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और मैं इस वीडियो में बहुत सिंपल करके समझा रहा हूँ, आपको किसी डाइटिशियन की कुछ भी जरूरत नहीं है वेट घटाने के लिए। बस अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए, तो अब आपको ये पता है कि आप कितनी डाइट खाते हैं। सबसे पहले आपने प्रोसेस्ड फूड हटा दिया, अपने फूड का काउंट आपने ले लिया कि मैं इतनी डाइट अभी खा रहा हूँ, जो भी आपका रोज का रूटीन है। आपको छोटी से छोटी चीज पता होनी चाहिए कि आप कितना घी लगाते हैं रोटी पे
और हर एक चीज। आपने अपनी पूरे दिन की डाइट जान ली। अब आप 15 से 20 दिन उसको फॉलो करिए, और 15 से 20 दिन बाद आप ये चेंज देखिए कि आपके वेट में कुछ रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब शुरू के जो कुछ दिन में रिडक्शन 2-4 दिन में देखने को मिलता है वो वाटर वेट होता है, वो एक्चुअल फैट लॉस नहीं होता है। तो आपको 15-20 दिन बाद अगर कोई वेट लॉस हो रहा है तो आपको उसी को मानना है, शुरू वाले को नहीं मानना है। तो अब अगर 15 से 20 दिन में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है तो आप अपने पूरे दिन की फूड की क्वांटिटी में से या फिर किसी एक मील की क्वांटिटी में से कुछ चीजें कम कर दीजिए। जैसे आप रात को अगर 4 रोटी खाते हैं और दिन में भी 4 रोटी खाते हैं तो आप दोनों टाइम में से एक एक रोटी कम कर दीजिए। या फिर आप रात को 2 रोटी खाइए और दिन में 4 रोटी जैसे खाते हैं वैसे खाते रहिए। तो आपको बस पूरे दिन की फूड में से अब उस क्वांटिटी को कम कर लेना है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, फूड की क्वांटिटी कम करने से पहले आप ऐसी चीजें कम करने की कोशिश करिए, जैसे अगर आप उस पर घी लगाते हैं या ज्यादा तेल में खाना पकाते हैं तो पहले आप उन चीजों को रिड्यूस करिए, उसके बाद अपनी फूड की क्वांटिटी को कम करिए। क्योंकि लंबे समय तक डाइट करने में ये चीजें आपको दिक्कत देने लगेंगी। तो सबसे पहले आपको इन चीजों को कम करना है, उसके बाद अपनी फूड की क्वांटिटी कम करनी है। अब आपको समझ आ गया कि आपको अपने फूड को ट्रैक रखना है, कि मतलब आपको कोई वेट वगैरह करने की जरूरत नहीं, बट आपको सिंपल पता है कि मैं कितने कितने क्वांटिटी में क्या क्या खाता हूँ, उसको कैसे कैसे करके कम करना है। और ये आपको तब तक फॉलो करते जाना है जब तक कि आपका टारगेटेड वेट हिट ना हो जाए। मतलब आप अगर 80 किलो से 90 किलो से स्टार्ट कर रहे हैं और आपने एक सर्टेन वेट रखा है कि मैं यहाँ तक कम करूंगा वेट को, तो आपको तब तक अपनी डाइट वगैरह कैसे कम करनी है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आप इसको चाहें तो दोबारा से सुन लीजिएगा। कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या सर हम चावल वगैरह खा सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी फूड आप खा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। अब अगर आपके वो डेली एनर्जी के खर्चे के अंदर है, उससे कम है, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे खा सकते हैं। बट अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो आप चाहे बहुत ही हेल्दी चीज खा रहे हो तो आपका वेट धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा, या आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं फैट लॉस में तो आपकी प्रोग्रेस को नहीं होने देगा। तो किसी भी सर्टेन फूड से आपको नहीं डरना है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वांटिटी कैसे खानी है और कितनी खानी है। आप कोई भी फूड खा सकते हैं, बट है कि हर एक फूड में न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसीलिए हमें होल फूड खाने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मैदा खा लेते हैं, मैदे से बनी कोई चीज खा लेते हैं, तो आपको कैलोरीज तो बराबर मिलेंगी किसी और अनाज के सोर्स से खाने में, बट ये है कि आपको उसमें ना कोई फाइबर मिलेगा, ना कोई मिनरल मिलेंगे, ना विटामिन मिलेंगे। ये आप सेम कंपैरिजन में कोई दाल खाएंगे, कोई बीन खाएंगे, कोई फ्रूट खाएंगे, तो आपको सेम कैलोरीज में और भी अलग अलग न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आपको ये चॉइसेस को ध्यान रखना है जब भी आप अपने फैट लॉस फेज में हो, कि आप थोड़ा थोड़ा खाते हुए खाने में वैरायटी बना के रखिए बस। और आपने ये सिंपल स्टेप फॉलो कर लिए तो जो भी आपका गोल है आप उसे आसानी से अचीव कर लेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से डाइट एक्सप्लेन नहीं करी। अब अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि प्रोटीन इंटेक वगैरह पूरा करते हुए मैं कैसे अपनी फैट लॉस फेज में जाता हूँ, कैसे अपना वेट कम करता हूँ, ज्यादा करता हूँ, तो चैनल पे दूसरी वीडियो है मेरी फुल डे ईटिंग की, आप उसे देख लीजिए। या एक और वीडियो है 20 मिनट की, उसमें मैंने डाइट का सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आप उसे देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी इस डाइट वाले टॉपिक पे। इस वीडियो को मैंने पर्टिकुलर इसलिए रखा है कि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे बेली फैट, चेस्ट फैट या जो भी एरिया पे उन्हें दिक्कत होती है फैट रिड्यूस करने पे, उनके लिए। डाइट की बात हो गई जिसमें मैंने आपको मोटा मोटा सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब एक्सरसाइज का क्या रोल है हमारे फैट लॉस फेज में, मैं आपको वो समझाता हूँ। जिम में बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो पेट कम करने के लिए एब्स की एक्सरसाइज करते हैं, आपको दिखेंगे। चेस्ट फैट करने के लिए आपको वो लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज करते हुए दिखेंगे, आप खुद भी करते होंगे। या फिर आप देखेंगे कि वो साइड फैट कम करने के लिए साइड बेंड करते रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, किसी भी एक्सरसाइज से कोई भी एरिया का फैट ऐसे कम नहीं होता है। जो कि लोग मुझसे आके भी जिम में पूछते हैं कि सर हमें कुछ पेट के लिए एक्सरसाइज बता दीजिए, हमें पेट कम करना है। तो मैं उनसे एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ, जिसे सुन के आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि अगर मैं अपने बाइसेप्स को ट्रेन कर रहा हूँ या अपनी चेस्ट को ट्रेन कर रहा हूँ, तो क्या वो ट्रेन करने से उसका साइज कम हो जाएगा या उसका साइज बढ़ जाएगा, या उस पे से फैट कम हो जाएगा? तो अब ये सुन के आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो आपने कभी नहीं सोचा। तो जब बाइसेप्स ट्रेन करने से बाइसेप्स कम नहीं होता, चेस्ट ट्रेन करने से चेस्ट कम नहीं होती, तो पेट की ट्रेनिंग करने से उसके अंदर भी मसल है, पेट कम नहीं हो सकता। वो पेट पे जो आपके जमा है फैट की फॉर्म में, वो एनर्जी का स्टोरेज है, वो आपको खर्च करना पड़ेगा, या तो अपनी डाइट के थ्रू या अपनी एक्सरसाइज के थ्रू। आपके पास दो मेथड है बस उसे खर्च करने के। तो अगर आप किसी भी तरीके की कोई एक्सरसाइज लगाते हैं तो उस एरिया से फैट कम नहीं होगा, आपको बस जो है मसल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब हम जो एक्सरसाइज करते हैं उससे मसल डेवलपमेंट से जो बेनिफिट है कि आपके उस सर्टेन एरिया पे फैट है, और अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर मसल नहीं है, तो जब आप फैट लूज करेंगे तो आपकी बॉडी की कोई भी अच्छी शेप नहीं दिखेगी। तो एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में जब मसल डेवलप होगा
तो आपके जब फैट लॉस होने के बाद उस एरिया की या उस ओवरऑल बॉडी की जो शेप है वो भी बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो आपको एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, बट ये सोच के नहीं करनी है कि आपको साइड की एक्सरसाइज करने से आपका साइड का फैट कम हो जाएगा, पेट की एक्सरसाइज करने से पेट का फैट कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, बट आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है ताकि आप उस एरिया में मसल ग्रो कर सके। एक्सरसाइज करने में दो फॉर्म होती है जो जनरली हम फैट लॉस के दौरान करते हैं। तो एक हमारा कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग और एक हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या में हम मसल को ट्रेन करते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर में अगर हम साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, कि जिसमें पूरी बॉडी लगभग काम कर रही है, तो उसमें हमारी हार्ट बीट अप होगी और हमारा एक्टिविटी लेवल ज्यादा होने की वजह से हम ज्यादा एनर्जी खर्च करेंगे। तो उसमें हमारी कार्डियो वाली एक्सरसाइजेस में एनर्जी ज्यादा खर्च होती है। बशर्ते अब हम कोई मसल ट्रेन कर रहे हैं तो उसमें हमारी कोई ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती, उसमें बहुत ही कम कैलोरीज बर्न होती हैं, क्योंकि हम एक सर्टेन मसल को ट्रेन कर रहे हैं। हमारी पूरी बॉडी काम नहीं कर रही, वो सिर्फ मसल ग्रुप काम कर रहा है। मसल डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं और कार्डियोवास्कुलर पे, जिससे कि हमारे हार्ट की हेल्थ भी इंप्रूव हो और हमें फैट लॉस अचीव करने में भी हेल्प मिले। क्योंकि आप अगर डाइट कर रहे हैं तो आप कितनी डाइट करते रह सकते हैं, कितनी कैलोरीज कम करते रह सकते हैं डाइट के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको खाना रिड्यूस करना पड़ेगा, तो आप कुछ एक्टिविटी लेवल बढ़ा लेंगे। तो अब अगर आपको एक रोटी कम करनी थी तो उसकी जगह आपने 10 मिनट की जो वॉक है या 10 मिनट की साइकिलिंग है वो इंक्रीज कर ली, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक डाइटिंग करते हैं तो आपको ये दिक्कत होने लगेगी, आपको बार बार भूख लगेगी और आप बिंज ईट भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा कि आप थोड़ा सा खाना भी ज्यादा खा सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं और हमारी बॉडी में मसल डेवलप होता है तो वो हमारे बीएमआर को भी इंक्रीज कर देता है। यानी कि अब अगर हम पूरे दिन में नॉर्मल काम करते हुए, चलते फिरते हुए जो एनर्जी खर्च कर रहे थे, तो अब हम उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च कर सकते हैं। हमारी बॉडी ज्यादा मसल मास कैरी कर रही है और मेरे हाथ का कुछ भी फंक्शन और मैं अपना हाथ चला रहा हूँ, कुछ वेट मूव कर रहा हूँ, मैं खुद चल रहा हूँ, तो हमारी मसल एक्टिव है। मसल एक एक्टिव टिश्यू होता है, उसको एनर्जी की नीड होती है। तो मैं चलते हुए ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ और मेरी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की नीड होगी। तो मैं, अब जब मैंने अपना फैट लॉस फेज स्टार्ट करा था, तो मैं जितनी कैलोरीज बर्न कर सकता था अब मैं उससे ज्यादा कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं मसल बिल्ड कर लेता हूँ तो मेरा बीएमआर इंक्रीज होने की वजह से मेरी बॉडी अब ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है और इसीलिए बोला जाता है कि सिर्फ कार्डियो ना करें, उसके साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग भी जरूर करें। और साइंस में ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज भी हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी के जो लिगामेंट है, हमारे टेंडन है, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उनकी थिकनेस बढ़ना, बोन की डेंसिटी इंक्रीज होना, ये सब तरीके के पॉजिटिव चेंज देखने को मिलते हैं। हार्मोनल चेंजेस जो कि पॉजिटिव साइड होते हैं, ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आपको एक्सरसाइज तो परफॉर्म करनी ही करनी है। तो आपको ये समझ आ गया कि आपकी डाइट का क्या रोल है और आपकी एक्सरसाइज का क्या रोल है। आपको अभी ये समझ आ गया कि कोई भी सर्टेन एरिया की एक्सरसाइज करने से वहां का फैट कम नहीं होता, वहां का मसल डेवलप हो सकता है। तो आप उसकी ओवरऑल बॉडी की लुक को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो भी तभी आपको देखने को मिलेगी जब आप उस एरिया से फैट लूज कर लेंगे। तो आपको एक्सरसाइज और डाइट का कॉम्बिनेशन कैसे मैनेज करना है वो अब आपको इस वीडियो के थ्रू समझ आ गया होगा कि आपको कैसे अपनी डाइट ऊपर नीचे करनी है और कैसे अपनी एक्सरसाइज को इस्तेमाल करना है, कि आपको कब अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाना है डाइट कम करने की जगह, और किन एक्सरसाइज से ज्यादा एनर्जी खर्च होती है और किन एक्सरसाइज से आपका मसल डेवलप होगा। आते हैं इस वीडियो के हाईलाइट पे, सप्लीमेंट के बारे में, कि ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है जो आपको हेल्प करेगा आपके ऐसे एरिया से फैट रिड्यूस करने में जो कि बहुत स्टबर्न होता है। यानी कि वहां से फैट लूज करना इजी नहीं होता, कि आप पूरे बॉडी से ही फैट लूज कर रहे हैं बट वो एरिया पे फैट बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ रहता है, या तब भी एंड तक आपको वहां से वो शेप देखने को नहीं मिलती जो आप चाहते हैं। वैसे तो जनरली जितने भी फैट लॉस और मसल बिल्डिंग के सप्लीमेंट आते हैं वो, मैं ये कहूंगा 80 से 90% किसी काम के नहीं होते मार्केट में। बट ये कि कुछ एक ऐसे सप्लीमेंट है जिन्हें साइंस सपोर्ट करती है। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा ही सप्लीमेंट सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर काफी सारी रिसर्चेज हैं कि वो इस पैटर्न में काम करता है। और मैं बात कर रहा हूँ योहिम्बिन एचसीएल की। अब योहिम्बिन एचसीएल, हो सकता है आपने इसका नाम पहले भी सुना हो, ये बहुत सारे स्टिमुलेंट्स में भी, प्री वर्कआउट में, फैट बर्नर्स में डाला जाता है। योहिम्बिन एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो कि हमें पेड़ की बाग से यानी कि छाल से मिलता है। और ऐसे पेड़ नेटिव अफ्रीका में पाए जाते हैं, या सेंट्रल अफ्रीका या वेस्टर्न अफ्रीका में। तो उसकी जो छाल होती है उससे हमें योहिम्बिन मिलता है। अब ये दो फॉर्म में हमें मिल सकता है, या तो ये हमें पाउडर की फॉर्म में मिलेगा जिससे कि छाल में से कॉन्सेंट्रेट करके पीस लिया जाता है और उसमें जो योहिम्बिन की क्वांटिटी है वो काफी कम होती है। या फिर जो दूसरी फॉर्म होती है योहिम्बिन एचसीएल, तो उसमें डायरेक्टली उसको उसके सोर्स से एक्सट्रैक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बाउंड कर दिया जाता है। और ये सबसे पोटेंट फॉर्म है, सबसे प्योर फॉर्म है जिसमें आपको डायरेक्ट अच्छी क्वांटिटी में योहिम्बिन मिल सकता है।
योइम्बिन है वो काम करता है हमारी बॉडी में एड्रेनलिन पाथवे के थ्रू हमारी बॉडी में कैटेकोलामिन्स रिलीज करके। अब इसके पीछे काफी सारी साइंस है, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें डीप नहीं जाऊंगा। बस ये आप समझ लीजिए कि ये इस पाथवे से काम करता है। हमारी बॉडी में दो तरीके की रिसेप्टर साइट्स होती हैं फैट सेल्स में, अल्फा और बीटा। तो अब जो बीटा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फैट सेल्स को मोबिलाइज करने के लिए, यानी कि हमारी एनर्जी को खर्च करने के लिए। अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर जो है वो एक दूसरे के एंटेगनिस्ट और एगनिस्ट की तरीके से काम करते हैं कि अगर बीटा फैट सेल्स को मूव करता है तो अल्फा उसे रोकता है। अब जो योहिम्बिन का रोल है, योहिम्बिन की जो एफिनिटी होती है वो अल्फा रिसेप्टर साइड से बाइंड होने की ज्यादा होती है बॉडी के ऐसे एरिया जहाँ से फैट लूज करना आसान नहीं होता। अगर आपके केस में वो चेस्ट फैट हो सकता है, साइड फैट या बेली फैट, तो ऐसे एरिया में अल्फा रिसेप्टर साइड ज्यादा होती है बीटा के कंपैरिजन में। तो जो योहिम्बिन की एफिनिटी होती है वो अल्फा से बाइंड होने की ज्यादा होती है। तो यही एक रीजन है कि जब वो उससे बाइंड हो जाता है तो जो रुकावट क्रिएट करता है अल्फा रिसेप्टर साइड बीटा के मूव होने में या फैट को मोबिलाइज करने में, तो वो उसको काफी हद तक सप्रेस कर देता है। और आप उन एरियाज में से जहां से आप फैट इजीली लूज नहीं कर पाते, तो वहां से वो फैट को इजीली मोबिलाइज होने देता है। तो इसके ऊपर काफी सारे रिसर्चेज हैं जो मैं अभी स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो उन्हें देख भी सकते हैं। और यही कारण है कि योइम्बिन कुछ हद तक स्पॉट रिडक्शन करने में कामयाब भी है, ऐसा काफी सारे रिसर्चेस में देखा गया है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि योहिम्बिन को क्यों एज अ स्पॉट रिडक्शन वाले सप्लीमेंट की तरह बेचा जाता है, या अगर आपने नहीं सुना होगा तो यही एक रीजन है कि वो ऐसे एरियाज में जाके ऐसे रिसेप्टर साइट से बाइंड हो जाता है कि जो आपके फैट को मोबिलाइज करने में हेल्प करता है। अब ये एक नेचुरल स्टिमुलेंट की तरह भी काम करता है, यानी कि अगर आप थोड़ा डेफिसिट में खा रहे हैं तो आपकी एनर्जी लॉस ही रहती है, बट आपको ये थोड़ा एनर्जेटिक फील कराएगा। और एपेटाइट सप्रेसर की तरह भी काम करता है, यानी कि आपको भूख लगती है तो आपकी भूख को भी थोड़ा सप्रेस करेगा। और आपका जो आरएमआर रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है उसको भी इंक्रीज कर देगा, यानी कि जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ नॉर्मली बातचीत कर रहा हूँ, मेरी बॉडी हीट थोड़ी राइज हो रखी होगी और मैं ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ नॉर्मल अपने ऐसे टाइम के मुकाबले कि जब मैंने यूएमबी ना ले रखा हो। तो ये हमारा आरएमआर को भी इंक्रीज कर देता है, हमारी भूख को भी थोड़ा सा प्रेस करता है और हमारे एनर्जी लेवल को भी बढ़ा के रखता है। तो ये फैट लॉस में काफी हेल्पफुल रहता है। और रिसर्चेज में ये भी देखा गया है कि ये मसल मास पे भी कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता। तो अगर हम डेफिसिट में है और हमारा गोल है बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, तो ये उसमें भी काफी हेल्पफुल है कि हमें किसी भी तरीके का कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता हमारे मसल मास को ग्रो होने में, या उसको ब्रेक डाउन नहीं करता है। बात करते हैं कि ह्यूमन के कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह भी होते हैं। तो मोस्टली रिसर्चेस में देखा गया है कि जनरली लोगों में इसके कोई भी साइड इफेक्ट ऐसे नहीं पाए गए। बस दो ऐसी चीजें, एंजाइटी का इशू या ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाना, जो कि और भी स्टिमुलेंट टाइप के सप्लीमेंट से हो सकता है। तो अगर आपको पहले से कोई एंजाइटी का या ऐसा इशू है ब्लड प्रेशर रिलेटेड, तो आप फिर भी इसको थोड़ा ध्यान से कंज्यूम करिए। अदरवाइज तो आप इसको ले सकते हैं, कोई भी ऐसा कंसर्न नहीं है। और जो इसकी रिकमेंडेड डोज है जो रिसर्च से निकल के आई है वो है 0.2 mg/kg। या जितना भी बॉडी वेट है आप इसको लेना चाहते हैं तो आप उसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी कि अगर आपका बॉडी वेट 70 kg है तो आपकी जो डोज है वो 14 mg हो गई। तो आपको उसे 14 mg कंज्यूम करना है पूरे दिन में। बट अब इसके अंदर एक कैच है, मतलब कि जब हम फास्टेड स्टेट में योइम्बिन को लेते हैं तो ये इफेक्टिवली काम कर पाता है वो अल्फा रिसेप्टर साइट्स पे, बशर्ते अगर हम इसको खाने के बाद लेंगे तो हमारे इंसुलिन स्पाइक होने की वजह से जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो काम करती हैं इसके स्पॉट रिडक्शन वाले एरिया में, वो सप्रेस हो जाती हैं, ऐसा ही रिसर्च में पाया गया। तो इससे ये है कि अगर आप खाली पेट कुछ भी कार्डियो या ऐसा कुछ करते हैं फास्टेड स्टेट में, तो आपको ये ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपने उन एरियाज में जहाँ से आप स्पॉट रिडक्शन करना चाहते हैं या फैट लूज करना चाहते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आप जैसे सुबह कोई भी तरीके का कार्डियो या कुछ भी ऐसा करते हैं जो खाली पेट होता है, तो आप उससे पहले ही अपनी यूएमबीन की डोज ले लीजिए और आप उसके बाद अपनी एक्टिविटी करिए, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप इसको बाद में कंज्यूम करते हैं अपनी मील्स के बाद, तो आपको वैसे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इंसुलिन स्पाइक होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाते हैं। तो आपको खाली पेट ही ये लेना पड़ेगा, ये इसका एक ड्रॉबैक है। मैं होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ये सब क्लियर हो गया होगा कि आपको डाइट कैसे मैनेज करनी है, एक्सरसाइजेस का क्या रोल है, और आपको योहिम्बिन को कैसे यूज करना है अपने सर्टेन एरिया से फैट को रिड्यूस करने के लिए, और क्या उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कितनी डोज आपको लेनी है, वो सब मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ना समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।